बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कूलम्ब लॉ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम कूलम्ब लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। 1784 AD चार्ल्स टी कूलम्ब टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस। चार्ल्स डी कूलम्ब ने 1784 के अंदर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फ़ोर्स कितनी एग्जिस्ट करती है उसको फाइंड आउट करने का रिलेशन ड्राइव किया था। ठीक है। अब लाइक चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस मीन्स सेम चार्जेस, ऐसे चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मीन्स के अगर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने जैसे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस मीन्स ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट चार्जेस यानी कि ऐसे चार्जेस जो कि नेचर में ऑपोजिट होते हैं, यानी कि अब डिफरेंट नेचर होती है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट देखें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये तो स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट को अब मैथमेटिकली देखें कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी पॉइंट चार्जेस के, दो पॉइंट चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी जो उनके दरमियान में इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। इसको अगर हम कंबाइन करके कैसे लिखते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? कोई कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे कोई कांस्टेंट आ जाता है जिसे हमने के का नाम दिया है। अब के को कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। इसके बाद अब के क्या है? के का जो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब एप्सिलॉन नॉट 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी है। सिंपल वर्डिंग में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होता है फ्री स्पेस के लिए उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है। अब फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी और उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे के फार्मूला के अंदर। के इज़ इक्वल 1/4 एज इट इज़, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे के की डिपेंडेंस किस पे है। अब की दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम मींस के हमारे पास नेचर क्या है मीडियम की। हमने दो चार्जेस के दरमियान में क्या कोई एयर रखी है, वैक्यूम रखा है, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है। तो इस बात पे के की वैल्यू डिपेंड करती है कि फोर्स जो होगी वो रिड्यूस होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये डिसाइड करता है ये के। ठीक है। मीडियम डिसाइड करेगा। इसके बाद ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, यानी कि इसके फार्मूला के अंदर एफ क्यू आर आ रहा है तो उनके यूनिट्स पे भी ये क्या करता है? डिपेंड करता है। तो के की डिपेंडेंस होगी कि दो बातों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमने फोर्स की वैल्यू को क्या पढ़ा था कि F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के की जगह हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कूलम्ब फोर्स को हम कहते हैं कि ये म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है। म्यूचुअल फोर्स कैसे है कि देखें दो चार्जेस हैं। सपोज करें अगर चार्ज नंबर 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा तो चार्ज नंबर 2 भी तो चार्ज नंबर 1 पे फोर्स लगाएगा, यानी कि Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट, ये Q1 है सपोज करें और ये Q2 है। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा कि Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो दोनों की कंबाइंड फोर्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स क्या है? म्यूचुअल फोर्स है। अब ये जो सारा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। अब हम इसको क्या करते हैं? वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्ब फोर्स। अब चार्ज Q1
Q2 पे फोर्स जो लगाएगा उसको हम कैसे लिखते हैं। अब चार्ज Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई तो उसको हम F21 से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस के अब देखें कि जो F21 का क्या मतलब है कि जो जिस पे फोर्स लग रही होती है वो डिजिट उसका नंबर पहले लिखते हैं चार्ज का, और जो फोर्स लगा रहा होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, मींस कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि चार्ज नंबर 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है तो उसकी फोर्स को हम लिखेंगे F21। ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में शो किया जाएगा, R21 यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, F वेक्टर F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये सारी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये हमारे पास सारी क्या बनती है, मैग्नीट्यूड, और ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो हम इसी को क्या कहते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो चलें ठीक है, अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास यहाँ पे था कि चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है तो हम उसको इस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज 2 भी तो चार्ज 1 पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जो चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा वो कैसे हम उसको लिखते हैं कि चार्ज 2 ने चार्ज 1 पे फोर्स लगाई तो उसको F12 लिखते हैं। मींस F12 का मतलब है कि हमारे पास 1 पे फोर्स लग रही है, फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज नंबर 2। तो चार्ज नंबर 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा तो उसकी फ़ोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F12 के साथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद उसका जो F12 का यूनिट वेक्टर है वो भी उसी डायरेक्शन में शो किया जाएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि चार्ज 2 चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे। ठीक है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी क्या आ जाएगा, F12 ही आ जाएगा। ठीक है, चलें इसके बाद अब यहाँ पे आपने एक बात गौर करनी है, जब चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था तो हमने उसको इस डायरेक्शन में शो किया था और हमने उसको लिखा था F21 के इक्वल। अब चार्ज जब Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाई तो उसको हमने शो किया है F12 के साथ। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि F21 और F12 की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि चार्ज 1 जो चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा उतनी ही फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखें कि ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलम लॉ होल्ड्स बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कूलम लॉ होल्ड्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मींस के हमारे पास यहाँ पे थर्ड लॉ भी होल्ड कर रहा है न्यूटन का कि बोथ, उसका थर्ड लॉ क्या कहता है कि बोथ फोर्सेस या फोर्सेस आर इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या हैं, वो इक्वल हैं बट डायरेक्शन उनकी क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो अगर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो उनके यूनिट वेक्टर भी बराबर होंगे बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, जो कि माइनस साइन से शो किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे कूलम फोर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक क्या है इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। अब VAC का मतलब है वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर फोर्स को हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के साथ। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये वैक्यूम का कांस्टेंट है। ठीक है, फोर्स वैक्यूम के लिए तो ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर हम डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं, डायलेक्ट्रिक प्लेस करने का मतलब है कि जहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था उसके साथ डायलेक्ट्रिक का अपना कांस्टेंट आ जाता है जिसे एप्सिलॉन आर के साथ शो किया जाता है। F मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, ये फोर्स है वैक्यूम के लिए, ये फोर्स इन मीडियम के लिए। मीडियम हो सकता है कि वहाँ पे हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस किया हो। ठीक है,
तो इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो कोई भी फील्ड है वो रिड्यूस कर जाती है। अच्छा, उसके बाद देखें कि अगर 1/एप्सिलॉन और आर का फैक्टर मैं बाहर निकालूँ तो अंदर ये वाली टर्म बचती है। ठीक है, तो इस टर्म को देखें कि ये सारी जो टर्म है ये एफ वैक्यूम का फार्मूला बन रहा है, तो इस सारी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ वैक्यूम। तो देखें कि अगर एफ वैक्यूम की जो वैल्यू आएगी उसे मैं एप्सिलॉन आर पे डिवाइड करूँगी तो वो आंसर आएगा एफ मीडियम का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि देखें जो एफ वैक्यूम का जो आंसर होगा उसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू के साथ डिवाइड करूँगी तो वो आंसर आएगा एफ मीडियम का। इट्स मीन, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मीडियम की फ़ोर्स होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम की फ़ोर्स के। देखें वैसे भी क्या होता है कि हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस कर दिया जाए, इंसुलेटिंग मीडियम आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, इन चार्जेस की फील्ड को रिड्यूस करेगा। अगर फील्ड रिड्यूस होगी तो दैट्स मीन कि उनकी फ़ोर्स भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक हम कहते हैं कि एनी इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में कोई भी ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम हमने रखा है जो कि क्या करता है, फील्ड को रिड्यूस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसको परमिटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट इज़ नोन एज परमिटिविटी, यानी कि किसी भी मीडियम से इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने की एबिलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है, वो परमिटिविटी कहलाती है। अब परमिटिविटी के बाद अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी हम कहते हैं कि हमारे पास ये रेशो होती है फोर्स इन अ वैक्यूम बाय फोर्स इन अ मीडियम। यहाँ से हम एप्सिलॉन आर का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। ठीक है, यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।